हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पे। और ये क्लास नंबर 1 है एमपी पीजीसीएल के फुल कोर्स को लेकर के मैं चल रहा हूं। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल के अंदर विजिट करिएगा, वहां पे प्लेलिस्ट है। इसका सिलेबस भी मैंने पीछे बताया है कि भैया कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं और से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो टॉपिक आप लोग ज़रूर कर लेना। क्लियर है? तो इससे पहले क्लास में आगे बढ़ें, ये क्लास की पूरी सीरीज़ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इसकी फ़ीस मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी है, 499 रुपये है। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा और टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। साथ में ये जो क्लासेस चल रही हैं वो संयंत्र सहायक मैकेनिकल है ना, यानी कि प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की क्लासेस हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले इस क्लास को ज्वाइन ना करें। आगे बढ़े, हम लोग आते हैं अपने पहले चैप्टर पे। पहला चैप्टर जैसे कि मैंने सिलेबस में बताया था कि और सभी परीक्षाओं का पहला चैप्टर क्या होता है, सुरक्षा, सावधानी एवं प्राथमिक उपचार और आग के बारे में, आग को बुझाने के बारे में कुछ जनरल टॉपिक। और यहाँ से आग से भी सवाल पूछे जाते हैं, सुरक्षा से भी सवाल पूछे जाते हैं और कुछ सुरक्षात्मक चिन्ह से भी सवाल पूछे जाते हैं, जो कि पिछला पेपर आप उठा करके देखोगे तो यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे। पहला आपका टॉपिक क्या है? सुरक्षा। अब सुरक्षा क्या है? सुरक्षा दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग करते हैं, और सुरक्षा दुर्घटना से बचने के लिए ही नहीं, सुरक्षा आपको बरतनी ही है। किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप एमपीपीजीसीएल में आपका चयन हो गया, तो सबसे पहले आपके लिए जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप जाएंगे ट्रेनिंग में भी तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा कि आपको सुरक्षा ज़रूरी है अपनाना, है ना। तो देखिए, सुरक्षा है क्या? सामान्यतः दुर्घटनाएं अपने आप नहीं होती हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि अगर सुरक्षा आप नहीं अपनाते हैं तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आगे हम लोग दुर्घटना को भी समझेंगे। इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कहने का मतलब यह है कि दुर्घटनाएं जो है वो अपने आप नहीं होती, इनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब कारण क्या है? अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है ना। अच्छे शिल्पकार जिसके पास विभिन्न सुरक्षा के पूर्व उपाय की जानकारी है, वह स्वयं को तथा अपने साथ के कारीगरों को उपकरणों को क्षति होने से बचा सकता है। कहने का मतलब ये है कि भैया सामान्यतः जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अपने आप होती नहीं हैं। वो होती कब हैं? जब आप सुरक्षा और सावधानी नहीं बरतते हैं। और अगर आप किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में काम कर रहे हैं और आपने बेहतरीन तरीके से सुरक्षा को अपनाया है, तो अपने साथ साथ मशीनों की भी सुरक्षा आप कर सकते हैं और आपके आसपास जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, है ना। ये है आपका सुरक्षा। यहाँ से आपके सवाल पूछे नहीं जाएंगे, बट बेसिकली सुरक्षा कितने प्रकार की होती है ये सवाल आपसे बन सकता है। तो सुरक्षा होती है भाई 3 प्रकार की। एक होती है जनरल सुरक्षा, एक होती है पर्सनल सुरक्षा और एक होती है आपकी मशीनों की सुरक्षा। अब जनरल सुरक्षा का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप किसी कारखाने में प्रवेश करें तो जो सामान्य सुरक्षा निर्देश हैं उनको आपको अपनाना है। जैसे सामान्य सुरक्षा का मतलब यह है कि समय पे आप पहुंचे, है ना। टाइम का जो है पूरी तरह से ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप गए और समय जो है 9 बजे का है, आप पहुंचे 10 बजे, है ना, और काम आपने हड़बड़ी में स्टार्ट किया, है ना। तो क्या होगा कि दुर्घटनाएं आपकी हो सकती हैं। तो ये भी जो है आपको जनरल सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा। इसके अलावा जो मशीनें हैं, मशीनों को प्रॉपर साफ सफाई करें, है ना। मशीनों की प्रॉपर साफ सफाई करें, साफ सफाई करें। वर्क स्पेस जो आपका, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, प्लांट है जहाँ पे आपको काम करना है, वहाँ पे देखें कि कोई तेल, ऑयल, इस प्रकार का कोई सामग्री ना हो। वहाँ पे जो वायर वगैरह होते हैं, है ना, कोई नंगी वायर, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उस पर कवर है या नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो जनरल सुरक्षा में आती हैं, यानी कि सामान्य सुरक्षा। अब पर्सनल सुरक्षा में आप अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। अपनी सुरक्षा की बात करने का मतलब यह है कि कारखाने में प्रवेश करने से पहले मेरे दोस्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर आप देखेंगे तो सुरक्षित है, इधर आप देखेंगे तो ये सुरक्षित है, सुरक्षित है, और उधर वाला पोर्शन जो है आपको असुरक्षित दिखेगा। अब पर्सनल सुरक्षा में आप देख सकते हैं कि जैसे आपके लंबे हेयर नहीं, आपके बाल बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि मशीनें जब चल रही होती हैं, आपके बाल बड़े हैं तो हो सकता है कि वो बाल जो है आपकी मशीनों में फंस जाएं और आपको क्षति पहुंचा पाए, है ना। तो ऐसे में आपको पर्सनल सुरक्षा में क्या ध्यान देना है कि आपको बाल बड़े नहीं रखने हैं, बड़े नहीं रखने हैं। ये सारे सवाल आपसे पूछे नहीं जाते हैं, है ना। इसके आगे जो है हम पढ़ाएंगे वो कराएंगे, लेकिन अब फॉर्मेलिटी है, आपको पढ़ना है ना। अब देखिए, जैसे आपने देखा कि इस साइड में आपने जो आपकी आस्तीन है, जो आपकी शर्ट है, उसको आपको लूज नहीं छोड़ना है ना, कि पता चला आपका शर्ट का जो बटन है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, शायद फंस रही है वीडियो, सॉरी इसके लिए, है ना। चलिए ठीक करेंगे इसको जल्दी ही। इसके अलावा अगर आप लूज, आपकी जो
शर्ट है उसको आप आस्तीन तक मोड़ लीजिए, है ना। उसके बाद आप उसको वर्क को परफॉर्म करिए। इसके अलावा जो आपके बटन्स हैं उनको ओपन ना रखें, है ना, वहाँ पे हीरो ना बने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कपड़े ढीले ढाले रहेंगे आपके पहनावे तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा जो शूज़ हैं वो सेफ्टी शूज़ पहने जिनके सोल मोटे हों और उसके ऊपर वाले पोर्शन पे एक कवर चढ़ा हुआ हो, जिससे कि कोई सामान आपके गिरे तो आपके पैरों को वो चोट ना कर पाए, है ना। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि पैर के आसपास बहुत ज़्यादा फैले फैले पैंट आप ना पहने, क्योंकि उससे भी आपको दुर्घटना हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल सुरक्षा में आती हैं। फिर आते हैं आप पर्सनल सुरक्षा के लिए कुछ पीपीई किट्स आपके लिए निर्धारित की गई हैं जो कि आपको वर्कशॉप में पहनना है। अब पीपीई किट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो पीपीई किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि पीपीई। अब इस पीपीई का कुछ कोड है, जैसे कि पीपीई 1 हो गया, पीपीई 2 हो गया, पीपीई 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। यहाँ से सवाल क्या बनेगा, जैसे पूछेगा कि पीपीई 1 का मतलब क्या होता है, तो पीपीई 1 का मतलब होता है कि हेलमेट, है ना। आपको दे देगा ऑप्शन में कि पीपीई 1 का मतलब क्या है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा हेलमेट, सुरक्षा जूते, है ना, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, भुजाएं तथा हाथ की सुरक्षा। तो आपको उसमें पहचानना पड़ेगा। तो 1 का मतलब क्या होता है आपका, हेलमेट होता है। 1 का मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं कि अब जब भी आप बाइक चलाते हैं तो सबसे प्रायोरिटी में आपके सिर को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे आप किसको रखेंगे, हेलमेट को रखेंगे, है ना। अब हेलमेट तो आपने पहन लिया, सेकंड नंबर में आप जूते पहनेंगे, क्योंकि कोई सामान अगर गिरेगा, है ना, अगर कोई सामान ऊंचाई से गिर रहा है तो आपका सर तो बच गया, फिर वो नीचे गिरेगा तो आपके पैरों को नुकसान पहुंचाएगा। तो सेकंड नंबर पे इसलिए हमने रखा किसको, सुरक्षित जूतों को, है ना, यानी कि सेफ्टी शूज ही आपको पहन के जाना है। इसके अलावा पीपीई 3 नंबर स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, यानी कि आपके स्वास्थ्य संबंधित जितने भी आपके उपकरण हैं वो आपको पीपीई 3 में कैटेगरी में रखा गया है। 4 नंबर में भुजाएं तथा हाथों की सुरक्षा। 5 नंबर में आंखों तथा चेहरों की सुरक्षा, जैसे आप देख रहे हैं कि इसने जो है फेस शील्ड लगाई हुई है ना। उसके अलावा 6 में देखेंगे सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर। उसके बाद 7 में देखेंगे तो कानों की सुरक्षा। कानों की सुरक्षा जैसे ईयर मफ आते हैं, जैसे जहाँ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पे आपको कानों की सुरक्षा के लिए किसका यूज़ करना है, पीपीई 7। अब क्वेश्चन घुमा सकता है, किसी भी तरीके से घुमा सकता है क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, उस जगह पर किस प्रकार की पीपीई किट हमको पहननी चाहिए। तो पीपीई किट का नंबरिंग भी दे सकता है 1 से लेकर के 8 तक, या इनमें से कोई चीज़ आपको उपकरण बता सकता है। तो ईयर मफ, है ना, 7 नंबर पे हो जाएगा। 8 नंबर पे क्या हो जाएगा, सुरक्षा बेल्ट और उपकरण, यानी कि सेफ्टी बेल्ट। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, पीपीई किट। उसके अलावा अब जैसे किसी कारखाने में आप घुसते हैं तो कारखानों में जैसे कि किसी चीज़ को करना मना ही है, कहीं पे फर्स्ट एड बॉक्स रखी हुई है, कहीं पे धूम्रपान करना निषेध है। तो अगर कोई कर्मचारी शिफ्ट बाई शिफ्ट क्या कर रहा है, उस प्लांट में एंटर कर रहा है, तो हर एक कर्मचारी को बता पाना मुश्किल हो जाता है कि भैया यहाँ पे ये चीज़ें वर्जित हैं, यहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग करिए। तो एक आदमी लगातार किसी न किसी को बताता चले तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ी, सुरक्षात्मक चिन्ह की ज़रूरत पड़ी। ये चिन्ह क्या करते हैं, ये चिन्ह किसी भी कार्य को कहाँ करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके दिशा निर्देशों को निर्धारित करते हैं। अब सुरक्षात्मक चिन्हों को 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे एक पहला है आपका निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा है आपका सूचनात्मक चिन्ह, तीसरा है आपका अनिवार्य चिन्ह और चौथा है आपका चेतावनी चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की मनाही होना, यानी कि ये चीज यहाँ पे नहीं करना है। अब निषेधात्मक चिन्ह का मतलब ये होता है कि जैसे आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे, वहां पे एक रेड कलर का सर्कल होता है, लाल कलर का सर्कल होता है, उस पर रेड कलर से क्रॉस बना होता है और अंदर सिगरेट लगी होती है। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल पंप पे आपको धूम्रपान करना मना है। तो निषेधात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है, किसी चीज की मनाही करना, किसी चीज को रोकना उस स्थान पर करने से। वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका निषेधात्मक चिन्ह से आएगा। अब सवाल कैसा बनेगा, सवाल आपसे पूछेगा कि निषेधात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है। तो देखिएगा, आकृति इसकी होती है वृत्ताकार, गोलाकार, और इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, जो आपका गोलाकार कलर होगा इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, है ना। इसके अलावा जो इसके पीछे सारा बैकग्राउंड है ये क्या होगा, व्हाइट होगा। तो क्या लिखा है, श्वेत पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह, चिन्ह जो रहेगा आपका काला रहेगा। उसके अलावा अर्थ क्या है इसका, ऐसा ना करने को दर्शाता है, यानी कि धूम्रपान निषेध।
ये क्या है आपका निषेधात्मक चिन्ह हो गया। अब सूचनात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जानकारी देना, किसी चीज की जानकारी देना यानी कि सूचना देना। अब सूचना देने से मतलब ये है कि जैसे कि कहीं पे किसी कारखाने पे, आपने सड़क पे भी देखा होगा कि हरी पट्टी में एक बोर्ड लगा होता है और वहां पे प्लस का आइकन बना होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हॉस्पिटल या चिकित्सा संबंधी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा है, आपके नॉलेज में दे रहा है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मेडिकल लेना ही है, कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं लेना है, लेकिन आपको सूचना दे रहा है जिससे आपको जानकारी रहे। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है आपका सूचनात्मक चिन्ह में आ जाता है। और ये क्या होता है, वर्गाकार अथवा आयताकार होता है ना, या तो स्क्वायर होता है या तो आपका आयताकार होता है। एक बात का ध्यान और रखना है कि इसका जो पृष्ठभूमि होता है, बैकग्राउंड होता है, वो क्या होता है आपका नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है, देखा होगा आपने, आपको याद होगा, है ना। इसके अलावा फिर आते हैं हम लोग अनिवार्य चिन्ह में। अनिवार्य चिन्ह का मतलब ये है कि ये चीज आपको करनी ही करनी है ना। जैसे जैसे कि आप जब भी जाते हैं कहीं पे, है ना, किसी इंडस्ट्री में, तो वहां पे वृत्ताकार आकृति में नीली पृष्ठभूमि में, अनिवार्य का मतलब क्या है, अनिवार्य का नीला, है ना, अनिवार्य का नी निकालेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि कैसी आएगी, नीली आएगी। तो नीली पृष्ठभूमि में अगर कहीं पे ग्लव्स बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इस कारखाने में आपको ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, जरूरी है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कि किसी कंपनी में आपको, किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में आपको हेलमेट पहनना अगर ज़रूरी है तो इसी साइन के थ्रू जो है आपको बताया जाएगा। कोई आपको बताने के लिए बैठा नहीं होगा कि भैया हेलमेट लगा के अंदर जाइए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वो। इसलिए आपको इन चिन्हों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है और इन चिन्हों से सवाल पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। इनके रंग के बारे में, नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह, क्या करना चाहिए, है ना, ये आपको बताता है ना, ये आपको करके ही जाना है। इसके अलावा आता है आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह का मतलब क्या होता है, चेतावनी चिन्ह का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार के संकट को बताता है, ये संकट को बताता है, चेताया जाता है आपको। जैसे आपने देखा होगा किसी इलेक्ट्रिक खंभे पे, बोर्ड पे लगा होता है ना कि खतरा, लगा होता है ना खतरा, और लिखा होता है 440 वोल्ट या 11,000 वोल्ट, है ना, या 220 वोल्ट, इस टाइप से कुछ ना कुछ आपने देखा होगा। तो इसका मतलब है कि उसके पास आपको नहीं जाना है, वहां पे जाने से आपको खतरा हो सकता है। इसकी आकृति पूछेगा तो इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। काले बॉर्डर और चिन्ह, पीली सफेद भूमि, है ना। इसका जो चिन्ह रहेगा ये पीला रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, पीला रहेगा। तो चेतावनी हमेशा पीले कलर में दी जाती है और इसका फिगर, इसका चित्र जो रहेगा वो कैसा रहेगा, त्रिभुजाकार रहेगा। इसका अर्थ क्या है, किसी प्रकार के संकट अथवा भय के बारे में। जैसे यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, डेंजर यानी कि खतरा 440 वोल्ट, है ना, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भय है, लाइट का खतरा है, विद्युत झटकों का खतरा है। तो ये क्या हुआ आपका सुरक्षात्मक चिन्ह हुआ। क्लियर है। आगे बढ़े तो कुछ चिन्ह हमने यहाँ पे और लगाए हुए हैं, जैसे कि वार्निंग यानी कि चेतावनी चिन्ह। यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। जैसे इस प्रकार से अगर आपका फिगर बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आग का खतरा है, रिस्क ऑफ फायर। यहाँ पे इस टाइप से अगर बना हुआ है, आपने चार्जर में, मोबाइल के चार्जर में इस प्रकार का सिंबल देखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक झटकों का खतरा है। इस टाइप से, है ना, एक जो है वो कंकाल तंत्र बना हुआ आपको दिखेगा, इसका मतलब क्या है, टॉक्सिक हैजर्ड यानी कि जहर का खतरा यहाँ पे है ना। उसी के साथ साथ इस प्रकार से अगर कोई फिगर बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोरोजिव सब्सटेंस है। इस प्रकार से 3 फैन बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेडिएशन का खतरा है। इस प्रकार से किरणें बनी हुई हैं, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेजर बीम का खतरा है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है यहाँ पे, है ना, विस्फोट होने का खतरा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरहेड, ऊपर, है ना, एक इंसान की खोपड़ी बनी हुई है, ऊपर से कोई सामान लटकाया गया है, इसका मतलब यह है कि ऊपर से कोई किसी प्रकार का खतरा है, यहाँ पे आप ना जाएं, कोई सामान ऊपर लटकी हुई है, वो कभी भी गिर सकती है, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है ना। जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर, अगर ये दिया हुआ है तो मतलब कि सामान्य वार्निंग है, यानी कि इस इलाके में खतरा है, वो किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है। इसके अलावा ओवरहेड लोड, इस प्रकार से किसी क्रेन में अगर कोई सामान उठा के दिखाएगा तो इसका मतलब यह है कि ऊपर आपका कोई लोड लटका हुआ है, आपको ध्यान से जाना है ना। उसके अलावा आप देखेंगे तो फ्रॉर्क लिफ्ट, है ना, ट्रक है जो कि आपको क्या कर रहा है, किसी सामान को उठाया जा रहा है, इस प्रकार के खतरे को आपको बताया जा रहा है, आपको चेतावनी दी जा रही है। उसके अलावा मैंडेटरी साइन यानी कि कंपलसरी, है ना, यानी कि आपको करके ही जाना है। इसके लिए इस प्रकार से रहेगा तो वियर हेड प्रोटेक्शन, है ना, हेलमेट बनाया हुआ है। वियर आई प्रोटेक्शन, ये चश्मा आपका बनाया हुआ है व्हाइट कलर से, है ना। वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, इसका मतलब है कि इस इलाकों में कहीं ज़्यादा शोर चल रहा है तो आपको ये लगाकर ही एंटर करना है, नहीं तो अगर फाइन की व्यवस्था होगी तो फाइन भी कटेगा।
वियर फुट प्रोटेक्शन, यानी कि जूते आपको पहन के जाना है, पैरों की सुरक्षा आपको करके जानी है। वियर हैंड प्रोटेक्शन, ये कंपलसरी है, ये आपको करके ही जाना है। इसके अलावा वियर रेस्पिरेटर, यानी कि कहीं पे विषाक्तों का खतरा है, कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई रासायनिक खतरा है, कोई जहर खुराना है जो उड़ रहा है, तो वहां पे आप जो है सांस लेने वाले यंत्र का प्रयोग लगा करके एंटर करें, अंदर जाएं। इसके अलावा वियर सेफ्टी, है ना, बेल्ट लगा करके आप जाएं। यूज एडजस्टेबल गार्ड का यूज करें, है ना, यानी कि यहाँ पे ग्राइंडिंग हो रही है तो गार्ड का यूज करें। वॉश हैंड, यहाँ पे हाथ धुलें, यानी कि आपने कोई काम किया उसमें किसी प्रकार कोई जहर है तो आपको हाथ धुलना कंपलसरी है, तो उस तरह से यहाँ पे जो है ये बना रहेगा। ये क्या हो गए, आपके कुछ सामान्य चिन्ह हो गए जो कि आपके पिछले सवालों में, पिछले परीक्षाओं में सवालों में आए हुए हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है भैया, अगला टॉपिक है हमारा दुर्घटना। अब दुर्घटना कैसे होगी, दुर्घटना अनजाने में हुआ प्रकरण है ना, दुखद परिणाम मिलता है इससे, आपको पता है। और दुर्घटना कैसे होती है, अगर आपने सुरक्षा नहीं अपनाया, अगर आपने पूरी तरह से सुरक्षा को नहीं अपनाया, सुरक्षा को नहीं अपनाया तो हो जाएगा क्या, आपकी दुर्घटना। अब दुर्घटना होने के कुछ कारण हैं, क्या कारण है, जैसे पहला कारण यह है लापरवाही। अगर किसी कार्य के प्रति आप लापरवाही कर रहे हैं तो इसके 100% चांस है कि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई अकुशल कारीगर काम कर रहा है ना, कोई अकुशल कारीगर कार्य कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कार्य में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, यानी कि अरुचि, अरुचि, अगर किसी कार्य को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं, आपसे जबरदस्ती कराया जा रहा है तो भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा थकान, अगर आपको थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम आप कर रहे हैं, 8 घंटे के अलावा 12 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे और कर रहे हैं, 3 घंटे और कर रहे हैं, तो भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है दुर्घटना होने का, जो कि है सुरक्षा। अगर आपने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया है तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। उसके अलावा लापरवाही हो गया, अकुशल, अगर कोई अकुशल कारीगर है ना, उसी प्रकार से अगर आपने काम में अरुचि, आपके काम में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको थकान किसी प्रकार का हो रहा है तो भी जो है दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई नशे का आदी है ना, नशे का आदी है तो भी जो है ना, जैसे नशा करके कोई, बहुत सारे लोग जाते हैं नशा करके कारखानों में जाते हैं, इससे भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, है ना। अब देखिए अलग अलग प्रकार के, जैसे दुर्घटना, दुर्घटना कैसे होती है, अलग अलग प्रकार के खतरों से होती है, तो खतरों को भी हमने अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया है। यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। अब सवाल कैसे बनेगा, जैसे पूछेगा कि शारीरिक खतरा है, तो शारीरिक खतरे का मतलब क्या है, शारीरिक खतरे का मतलब यह है कि भैया किसी प्रकार से थकान है उसको, है ना, थकान है, अगर थका हुआ व्यक्ति है, अगर थकान हो रहा है और उससे जबरदस्ती काम कराया जाएगा तो उसको शारीरिक को खतरा हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर कोई बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है ना, बढ़ती उम्र, तो क्या हो सकता है, आपको शारीरिक खतरा हो सकता है। केमिकल खतरे का मतलब यह है रासायनिक खतरा। रासायनिक खतरा किसी प्रकार का कोई केमिकल है, कोई रसायन है जो कि कहीं पे बन रहा है, उसके रिसाव होने से अगर जो खतरा हो रहा है उसको हम लोग रासायनिक खतरों में डालेंगे। बायोलॉजिकल खतरा, जैसे कि आपने अभी कोरोना वायरस देखा है ना, कोरोना वायरस की लहर आई, वो भी किस खतरे में आई, बायोलॉजिकल खतरे में आई। जैसे किसी प्रकार का वायरस है, किसी प्रकार के बैक्टीरिया से अगर आपको किसी प्रकार की हार्म हो रही है, बैक्टीरिया है ना, इसके अलावा बहुत सारे फंगस होते हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके बायोलॉजिकल खतरा में आता है। साइकोलॉजिकल खतरा में क्या आता है कि जैसे किसी प्रकार का कोई एल्कोहलिक्स व्यक्ति है ना, यानी कि उसका मानसिक संतुलन खराब है, वो दिमाग से सही नहीं है, या दिमाग से सही है भी तो उसने किसी प्रकार के नशे का सेवन करके अपने दिमाग के संतुलन को बिगाड़ लिया है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल खतरा में आ जाएगा। अब मैकेनिकल खतरे में क्या आएगा, मैकेनिकल खतरे का मतलब ये है कि किसी प्रकार की कोई मशीन का आप यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे गार्ड नहीं लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से उसकी गार्डनिंग नहीं की गई है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, शोर हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो इससे जो खतरे आपके होंगे, जो दुर्घटनाएं आपकी होंगी, वो खतरा को क्या कहलाएगा, आपका मैकेनिकल खतरा कहलाएगा। यहाँ से भी सवाल आपके बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल खतरे में जैसे कि किसी प्रकार की कोई सर्किट है, वो नंगी वायर है, उसके ऊपर किसी प्रकार कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आपका जो है जो भी खतरा होगा, जो भी दुर्घटनाएं होंगी, उसको आप लोग बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रिकल खतरे में आ रहा है। ये क्लियर है। अब चलिए, मान के चलिए कि आपने कारखाने में
आप काम कर रहे हैं, आपने सभी सुरक्षा नियमों का भी पालन किया, हालांकि ऐसा तो होता नहीं है कि आपने सुरक्षा नियमों का पालन किया हो और दुर्घटना हो जाए, लेकिन किसी कारण से, मशीनों के फेलियर से या किसी प्रकार के आपके साथ के किसी दूसरे एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से अगर दुर्घटना हो भी जाती है, तो उस वक्त दुर्घटना होने के बाद आपको क्या करना है? तो सबसे पहला टर्म आता है एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो एबीसी का फुल फॉर्म होता है एयर ब्रीथ सर्कुलेशन। क्या होता है? एयर ब्रीथ सर्कुलेशन। एयर ब्रीथ सर्कुलेशन। एयर ब्रीथ सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि अगर किसी को दुर्घटना हो जाती है ना, तो उसके साथ क्या करना है कि सबसे पहले उसको हवादार स्थान पे ले जाना है। एयर का मतलब यही है। अब हवादार स्थान पे अगर ले जाने में सक्षम नहीं है आप, है ना, हो सकता है कि स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो, तो आसपास भीड़ ना लगने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग घेर के खड़े हो जाएंगे तो हवा आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। साथ में जब दरवाजे खिड़कियां हैं उनको क्या करें आप लोग? खोल दें, है ना, जिससे कि क्या हो, हवा का संचार वहां पे बना रहे। उसके बाद आप चेक करें ब्रीद। आप ये चेक करें कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं। आप ये चेक करें कि सांस ले पा रहा है नहीं। पहली कंडीशन में वहां आपके स्थान को हवादार बनाना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है? ये चेक करना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं, उसकी ऐसा तो नहीं उसकी सांस रुकी हुई है। तीसरे नंबर पे क्या है? सर्कुलेशन। आपको उसकी नाड़ी चेक करनी है कि उसका जो हृदय है वो सही तरीके से ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर रहा है या नहीं। तो एयर ब्रीथ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी, इन तीन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मान के चलिए कि किसी प्रकार से उस व्यक्ति को ब्रीथ यानी कि सांस लेने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो वहां पे जो चीजें आपको अपनानी है वो क्या है? कृत्रिम श्वसन, है ना। यानी कि अब आपको खुद से उसको सांस लेने के लिए कुछ युक्तियां अपनानी पड़ेगी, जिससे उसके सांस को, उसके ब्रीदिंग को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब कृत्रिम श्वसन में 3 से 4 विधियां हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। जैसे पहली विधि कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स कॉपी पे लिखी हुई उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो पढ़ना आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। सिल्वेस्टर विधि। उसके बाद आता है आपके पास सैफर विधि। सैफर विधि। फिर तीसरा आता है आपके पास लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि। और चौथा आता है मशीनों के द्वारा, है ना, मशीनों के द्वारा। अब देखिए, अगर किसी को आपको कृत्रिम श्वसन देना है तो सबसे पहले अगर वो किसी प्रकार के गुटखे का सेवन कर रहा हो, खैनी खा रहा हो, सुरती, तंबाकू इस प्रकार का अगर सेवन कर रहा हो, तो सबसे पहले उसके मुंह को साफ करें, उसके मुंह को खोलें। अगर उसका जीभ, उसकी टंग उसके सांस लेने के रास्ते में आ रही तो उसको जीभ को पकड़ के बाहर करें, साइड करें, जिससे कि सांस लेने में उसको आसानी हो। फिर हम लोगों को चुनाव करना है कि हम लोग सिल्वेस्टर विधि का चयन करेंगे या सैफर विधि का चयन करेंगे या लाबोर्ड विधि का चयन करेंगे। ये कैसे डिसाइड होगा? ये परिस्थिति के अनुसार डिसाइड होगा। अब सिल्वेस्टर विधि क्या है कि अगर किसी रोगी को, है ना, अगर किसी रोगी को सीने पे साइड में चोट आई है, सामने की तरफ चोट आई है, तो उस अवस्था में आप उस रोगी को सीधे लेटाएंगे, यानी कि ऐसे, है ना, पीठ के बल आप उसको क्या करेंगे? लेटा देंगे। और लेटाने के बाद आप उसको क्या करेंगे? कृत्रिम श्वसन की तरीके को अपनाएंगे, है ना, उसको पुश करेंगे बार बार उसके सीने को, फिर छोड़ेंगे, फिर पुश करेंगे, फिर छोड़ेंगे। यही विधि होती है। तो सिल्वेस्टर में जो आपका पूछा जाने वाला चीज है वो क्या है कि मरीज को यानी कि रोगी को हम लोग क्या करते हैं? सीधे लेटाते हैं। सीधे यानी कि पीठ के बल। अब पीठ के बल हम कब लेटाएंगे? जब उसके सीने तरफ चोट लगी हो, है ना, सीने की तरफ चोट लगी हो। क्लियर है? सैफर विधि का मतलब क्या हो गया? इसका जस्ट उल्टा। अगर पीठ पे चोट लगी है, पीठ साइड चोट लगी है, तो पीठ के बल तो आप उसको लेटाओगे नहीं, फिर आपको कैसे लेटाना पड़ेगा? पेट के बल लेटाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? यहां पे आपको उल्टा लेटाना है मरीज को, है ना, रोगी को उल्टा लेटाना है, यानी कि पेट के बल। यही पूछा जाएगा। और पूछा जाता है कि जो आप बार बार उसके सीने को प्रेस कर रहे हैं वो 1 मिनट में 10 से 12 बार ही करना है ना। तो 10 से 12 बार आपको क्या करना है? प्रति मिनट आपको करना है। अब सैफर विधि में क्या करना है? उल्टा लेटाना है, पेट के बल। ये विधि कब अपनाई जाती है? जब किसी प्रकार के सीने में चोट हो। लाबोर्ड विधि का मतलब क्या होता है? यहां पे आपने देखा कि आपने पीठ को प्रेस किया और सीने को प्रेस किया।
जब इन सब कार्यों को करने में आप सक्षम ना रहें या ये चीज़ें कारगर ना समझ में आए आपको, तो आपको लाबोर्ड विधि को अपनाना है। लाबोर्ड विधि का मतलब क्या होता है, इसका एक नाम और है मुंह से श्वसन। तब आपको क्या करना है, अपने मुंह से, है ना, रोगी को क्या करना है, सांस देना है, यानी कि उसके अंदर हवा डालना है, फिर उसको छोड़ना है, फिर हवा भेजना है, फिर छोड़ना है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, 10 से 12 बार इस प्रक्रिया को भी आप क्या करेंगे, अपनाएंगे, जिससे कि वो पेशेंट क्या है, वो रोगी क्या है, अपने सही अवस्था में आ जाएगा। इसके अलावा मशीनों के द्वारा अगर आप श्वसन कर रहे हैं तो 15 से 20 बार प्रति मिनट। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका, अलग अलग प्रकार के अगर आपके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं तब आपको क्या करना है, इस प्रकार की चीजों को अपनाना है। इसके अलावा अब देखिए, ये चीजें तो आपने सबसे पहले कर ली है ना, आपको वहीं पे करनी है। प्राथमिक उपचार तो ठीक है, उसके पहले आपने एबीसी किया, एयर ब्रेथ सर्कुलेशन किया, उसको सांस दिया। अब मान के चलिए कि किसी जगह पे उसको घाव लग गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी को दिया जाने वाला उपचार, दिया जाने वाला उपचार, दिया जाने वाला उपचार। अब देखिए, प्राथमिक उपचार में एक टर्म आता है गोल्डन आवर। क्या आता है, गोल्डन आवर। ये भी आपसे सवाल बन सकता है, गोल्डन आवर क्या है। देखिए, जब किसी पेशेंट को, जब किसी आपके कलीग्स को जो आसपास काम कर रहे हैं उनको अगर चोट लग जाए, तो डॉक्टर के आने से 30 मिनट पहले, यानी कि चोट लगने के 30 मिनट की जो अवधि होती है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर अभी चोट लगी तो अभी से लेकर के 30 मिनट तक का जो टाइम पीरियड होता है वो गोल्डन आवर होता है। और गोल्डन आवर में ही, गोल्डन आवर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वही ये स्टार्टिंग टाइम होता है। अगर 30 मिनट किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए और देखभाल ना की जाए तो फिर उसके बचने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं, है ना। 30 मिनट दुर्घटना होने से, दुर्घटना होने से, है ना, 30 मिनट की अवधि, दुर्घटना होने से 30 मिनट की अवधि क्या होती है, गोल्डन आवर कहलाती है। अब प्राथमिक उपचार, इसमें क्या होता है कि प्राथमिक उपचार में जैसे कि कहीं पे किसी को घाव लग गया, है ना, घाव लग गया, तो उस घाव में कहीं के ब्लड का आपका बहुत तेजी से बहाव हो रहा है, तो उसमें प्रेशर लगा करके, उसको दबा करके उसके घाव को, उसके खून को बहने से रोकना है। इसके अलावा कुछ घाव को रोकना, इसके अलावा जैसे कि बर्नॉल लगाएं आप लोग, है ना, कुछ पट्टियां रहें, कुछ कॉटन्स रहें, है ना, कॉटन लगा करके उसको क्या करें, फर्स्ट ऐड करें, वहां पे जहां पे कट फट गया है, चोट लग गई है, उसको रोकने की कोशिश करें। इसके अलावा प्राथमिक उपचार के लिए एक फर्स्ट ऐड बॉक्स होता है, फर्स्ट ऐड बॉक्स होता है जिसपे प्लस का चिन्ह बना होता है, धन चिन्ह बना होता है। ये सारी सामग्री, जैसे कि आपको घाव को रोकने के लिए किसी प्रकार की पट्टी की ज़रूरत है, कॉटन यानी कि रुई आपको रखना है फर्स्ट एड बॉक्स में, वहाँ पे आपको डिटॉल रखना है, वहाँ पे आपको क्या रखना है, बर्नॉल रखनी है, वहाँ पे सीजर भी रखना है आपको, यानी कि छोटे छोटे घाव कहीं पे कोई समस्या आ जाए, दर्द निवारक टैबलेट भी आपको रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे रखनी है, फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी है। और फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रखा जाता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से वहाँ तक एक्सेस कर ले, और सबकी देख में होना चाहिए। बसों में भी ये लगा होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्राथमिक उपचार, हमने दुर्घटना और सुरक्षा के बारे में समझा। आगे की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, आग के बारे में समझेंगे, आग के अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग प्रकार के आग के बारे में समझेंगे। फिर उन आग को बुझाने के तरीकों के बारे में, अगर अनचाहे से दुर्घटना तरीके से जो है, अगर एक्सीडेंट तरीके से आग कहीं लग जाती है तो दुर्घटना की श्रेणी में आ जाती है, फिर उस आग को बुझाना जरूरी हो जाता है। तो अगली क्लास में हम लोग आग और अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे, और इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर साझा कर रहे होंगे। थैंक यू।